अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। हम ब्रांचेस की बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ रहे थे। आज जिस ब्रांच से हमने कंटिन्यू करना है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर जनरेशन। अब इसमें आप क्या पढ़ते हो? ट्रांसफर ऑफ जीन्स पढ़ते हो, ठीक है। जीन्स, उनका ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब जीन्स क्या चीज़ होती हैं? जीन्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज प्रॉपर्टीज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग, टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि आपके पेरेंट्स जैसी आपका फेस आपके पेरेंट्स जैसा दिखाई देता है, तो ये भी उनका कैरेक्टर था जो आपके अंदर आया है। आपकी हाइट आपके पेरेंट्स जैसी है, ठीक। इसी तरह प्लांट्स में जो मस्टर्ड का प्लांट होता है, सरसों का पौधा, तो वो बिल्कुल अपने ही पेरेंट प्लांट जैसा दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं होता कि उसके ऊपर एप्पल्स लग जाएं या उसके फ्लावर्स रेड कलर के हो जाएं। वो जैसे उसका पेरेंट है वैसा ही वो खुद होगा, ठीक है। तो फैमिलीज़ में या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं वो जीन्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ एक्चुअली जीन्स, ठीक। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप? इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, एट डिफरेंट स्टेजेस। अब एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है? अब आप ये देखो, एम्ब्रियो इज इमेच्योर इंडिविजुअल जो जिसकी अभी बर्थ होने वाली है, ठीक है, जो इसकी अभी बर्थ नहीं हुई, जो प्रॉपर इंडिविजुअल अभी बना नहीं है, ठीक है। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जैसे आपने हैन के एग्स देखे होंगे, तो जब हम उसे खाते हैं तो उस टाइम तो कोई उसमें चिक नहीं होता ना। जब हम एग को फ्राई करके खाते हैं तो उसमें कोई चिक नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे इंक्यूबेट होने के लिए रखें, कुछ दिन के लिए टेम्परेचर के अंदर रखें, तो फिर क्या होता है, उसमें से एक चिक डेवलप हो जाता है। तो वो चिक उसमें कहाँ से आया? एक्चुअली उस एग के अंदर वन सेल होता है, चिक का सिर्फ वन सेल होता है। जैसे ये एक एग है तो इसके अंदर चिक का सिर्फ वन सेल होगा, ठीक है। तो अगर उससे प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, उसको इंक्यूबेशन टाइम मिलेगा, दैट वन सेल विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, और वो अपने आप को फैलाना शुरू कर देगा, और इस तरह करके एट लास्ट वो जाके पूरे इंडिविजुअल में न्यू जो लिविंग थिंग है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एनिमल्स में जब कोई इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा होता है, जब कोई इंडिविजुअल जनरेट हो रहा होता है या उसकी बॉडी बन रही होती है, तो उस टाइम जो इमेच्योर स्टेज होती है उसकी, ठीक, फ्रॉम वन सेल से लेके मेच्योर इंडिविजुअल के दरमियान यहाँ की जो स्टेज होती है दरमियान की, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट इमेच्योर इंडिविजुअल। इसमें हम पढ़ते क्या है कि हाउ एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल, ठीक है। ये चीज़ स्टडी करनी है इसमें। नेक्स्ट इज टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का मतलब है, अब आप इस वर्ड को डिवाइड करो टू पार्ट्स में। टेक्सा मीन्स ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स और क्लासेस, कैटेगरीज, ठीक है। नोमी मीन्स टू नेम, ठीक है, टू नेम और टू क्लासीफाई, ठीक है। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? जितने भी न्यू एनिमल्स, न्यू प्लांट्स, न्यू स्पीशीज डिस्कवर होती हैं, कि जैसे एक न्यू टाइप का प्लांट मिला है किसी को, तो वो उसको स्टडी करेगा, उसके कैरेक्टर स्टडी करेगा। अगर तो उसको मस्टर्ड प्लांट जैसे लग रहे हैं तो वो उसको मस्टर्ड प्लांट की फैमिली में ऐड कर देगा कि मस्टर्ड प्लांट का क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, उसके फ्लावर्स मस्टर्ड जैसे हैं या कुछ भी लीव्स वगैरह। या फिर उसको वो किसी और प्लांट जैसे मशरूम जैसा लगेगा तो वो उसको मशरूम की कैटेगरी में डालेगा, उसकी क्लास में डालेगा। तो इन टेक्सोनमी वी स्टडी द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, इनकी ग्रुपिंग पढ़ते हैं, किस ग्रुप में उसको ऐड करना है। वो आइदर प्लांट में ऐड होगा या एनिमल में ऐड होगा या किसी
बैक्टीरिया के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐड होगा, ठीक है। और उसकी नेमिंग भी, उसको एक साइंटिफिक नेम भी देना है। कोई चीज़ न्यू डिस्कवर हुई है तो हम उसको कुछ नेम भी देंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी। इसको भी आप 2 वर्ड्स में डिवाइड करो। पहली मीन्स द डेड रिमेन, द फोसिल, ठीक है। डेड रिमेन का क्या मतलब है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसकी डेथ हो गई और वो प्रिजर्व हो गया कहीं पे, वो उसकी बॉडी जो है वो सेव हो गई अर्थ में या कहीं भी वाटर में, ठीक है। वो सेव हो गई और फिर बहुत टाइम के बाद जब हमें वो मिलेगा हम उसको देखेंगे कि जैसे डायनासोर्स के हमें स्केलेटन्स मिलते हैं, तो वो उनके डेड रिमेन्स है ना। डायनासोर्स पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी डेथ हो गई और उनके स्केलेटन्स अब हमें, उनके बकाया जात, ठीक है, वो हमें मिलते हैं। तो पहली मीन्स फॉसिल्स, इनको फॉसिल्स कहते हैं, डेड रिमेन्स को फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। तो पैलेंटो और ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एज, ठीक है, स्टडी ऑफ एज। तो हम फॉसिल्स की एजेस स्टडी करेंगे, ठीक है। पैलेंटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। Environmental biology, as the name indicates, it is the study of environment or environmental impact of animals or living organisms, ठीक है। And the impact of living organisms on environment, दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? द इंटरएक्शन बिटवीन एनवायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनका एनवायरनमेंट डैमेज करेगा या हेल्प करेगा, बेनिफिट देगा या हार्म करेगा, या फिर कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं या उसको किस तरह से चेंज करते हैं, उसको कैसे इफेक्ट करते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से, हमारी अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रही है। उस पोल्यूशन की वजह से वापस हम भी हार्म हो रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हार्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये सब चीज़ों को स्टडी करती है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से इफेक्ट होते हैं या इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट सोशियो बायोलॉजी, इसमें आप सोशल बिहेवियर पढ़ते हो, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ biology in which we study the social behavior of different living organisms, ठीक है। social behavior क्या होता है कि हम अपने जैसे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। दिस इज द बिहेवियर साइंस, ठीक है। ये बिहेवियर की स्टडी है। जैसे कि मंकीज इकट्ठे रहते हैं, जैसे एलिफेंट्स जो हैं वो सब इकट्ठे ग्रुप्स में रहते हैं, बहुत सारे एलिफेंट्स मिलके एक ग्रुप में रहते हैं, हमेशा ग्रुप में ही उनका ग्रुप ही एक एरिया से दूसरे एरिया तक माइग्रेट करता है, हमेशा वो ग्रुप्स में रहते हैं। लेकिन लायंस क्या करते हैं? लायंस अकेले रहते हैं, वो ग्रुप्स में नहीं रहते, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं? वो भी ग्रुप्स में नहीं रहते, अकेले अकेले नेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक। तो सोशल लाइफ पढ़ेंगे इसमें हम, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट एनिमल्स की, ठीक है। सोशियो बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ social behavior of animals. Next is parasitology. Parasitology means the study of parasites. अब parasite क्या चीज़ है? Parasite is any organism which depends upon other living organism for two reasons, either for their food or shelter, ठीक है। इसकी क्या एग्जाम्पल है? मॉस्किटोज, ठीक है। मॉस्किटोज, लीचेस, वर्म्स,
ठीक है, लाइस, ये सब इसमें आता है। क्या मतलब है एक पैरासाइट का? कोई ऑर्गेनिज्म कब कहलाएगा कि वो पैरासाइट है? जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करे, फूड के लिए या शेल्टर के लिए या दोनों के लिए। ठीक है, शेल्टर मीन्स होम के लिए, कि वो उसकी बॉडी के अंदर रहना शुरू कर दे। जैसे कि वर्म्स हमारी इंटेस्टाइन में वर्म्स होते हैं, जैसे कीड़े होते हैं पेट के, वो हमारे पेट में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मॉस्किटोज होते हैं, वो हमारे अंदर रहते तो नहीं, लेकिन हमारी बॉडी से ब्लड सक करते हैं, वो हमसे फूड लेते हैं। और साथ में इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, इन रिटर्न इट हार्म्स इट्स होस्ट। ठीक है, वो जिसकी बॉडी के अंदर रह रहा है, जिसकी बॉडी पर डिपेंड कर रहा है, वो उसका होस्ट है, और वो अपने होस्ट को वापस डिजीज कॉज करेगा या उसको हार्म करेगा। ठीक है, तो पैरासाइट की डेफिनेशन है, एनी ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड और शेल्टर और बोथ, एंड इन रिटर्न हार्म्स इट्स होस्ट। ठीक, समझ आया? तो पैरासाइटोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ने होते हैं जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्निक्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स। ठीक है, और बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज़ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ टेक्निकल टूल। ठीक है, उनसे कोई भी हम उन पे कोई टेक्निक अप्लाई करें। ठीक, उनको एक टेक्निकल टूल के तौर पे यूज़ करें। किस तरह? अपने फ़ायदे के लिए। कैसे? इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? जर्म्स है ना। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे अगर किसी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो आपने सुना होगा कि उसको इंजेक्शंस लगाने होते हैं अपने आप को, इंसुलिन के इंजेक्शन। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो ह्यूमन बॉडी में खुद ब खुद जनरेट होती है, नेचुरली जनरेट होती है, लेकिन जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं जनरेट कर सकती। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ये काम है कि उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स ऐसी डाल दी हैं। जीन्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स के लिए होती है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। जिसके अंदर जीन होगी उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो ह्यूमंस की जीन बैक्टीरिया के अंदर ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब लैब के अंदर वो बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो उस इंसुलिन को हम इंजेक्शन के छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल देते हैं, और फिर उसको एज ए मेडिसिन सेल किया जाता है, ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स उसको ले सकें। ठीक है, तो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको अपने फ़ायदे के लिए एज ए टेक्निकल टूल यूज़ किया है। वो अब हमारे लिए एक टूल बन गया है टू प्रोड्यूस इंसुलिन आर्टिफिशियली। ठीक है, तो नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। आजकल आपने कोरोना वायरस के बारे में जब सुनते होगे, तो आपने ये भी सुना होगा कि कोरोना वायरस उन लोगों को अफेक्ट करता है ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी नहीं होती, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती। तो ये जो वर्ड है इम्यूनोलॉजी, इसको भी हम टू में ब्रेक करते हैं, इम्यून। ठीक है, तो जो इम्यून सिस्टम होता है, द इम्यून सिस्टम ऑफ एन एनिमल्स बॉडी इज द डिफेंस सिस्टम। ठीक है, डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ कॉज करने के लिए कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, कोई जर्म इंटर हो जाता है, तो हमारी बॉडी फ़ौरन से उससे फाइट करती है कि वो डिजीज़ कॉज नहीं करने देती। ठीक है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। दैट इम्यून सिस्टम इमीडिएटली एक्टिवेट्स टू डिफीट दैट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। ठीक है, वो उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को किल करने की कोशिश करता है, ताकि हमारी बॉडी में डिजीज़ ना कॉज हो। जैसे कि हमारी आर्मी करती है कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। अगर तो वो जर्म किल हो गया, तो हमें वो डिजीज़ कभी भी अपीयर नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ, वो जर्म किल ना हो सका, तो वो जर्म हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर देता है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी भी आपने वर्ड याद रखना है। द वर्ड ENT स्टैंड्स फॉर इंसेक्ट्स।
एंटोमोलॉजी, सॉरी ENT नहीं, एंटोमोलॉजी वर्ड स्टैंड्स फॉर द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। कॉकरोचेस, इसी तरह स्पाइडर्स, ये सब एंड ये सब इंसेक्ट्स इसमें पढ़े जाते हैं, ठीक है। उनका लाइफ स्टाइल, वो किस तरह से रहते हैं, आइदर दे आर पैरासाइट्स और नॉट, वो डिजीज़ कॉज करते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, आपने फार्मेसी का वर्ड सुना होगा, जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो उसको हम फार्मेसी भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फार्मेसी क्या होती है या फार्माकोलॉजी क्या चीज़ है, जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाए, ठीक। तो स्टडी ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, ड्रग्स जो मेडिसिन में केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स को स्टडी करते हैं, ऐसे केमिकल्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जो हम किसी भी प्लांट से, किसी एनिमल से, किसी भी चीज़, नेचुरल चीज़ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर उसका क्या असर होता है, अगर उनमें इंजेक्ट की जाती है या उनको दी जाती है तो उस पर क्या असर होता है, ठीक है। तो अगर तो उसका असर अच्छा है, वो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट उसको उस इंडिविजुअल को इम्यून कर रहा है, ठीक, तो हम उसको एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। किसी डिजीज़ को क्योर कर रहा है तो हम उसे एज ए मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, एंड देयर एक्शन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।